आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की पाठ नंबर 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आपके पास दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। इससे पहले हम अध्याय फर्स्ट के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें आपके पास रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण था। अगर अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करें, उसमें पास अपना पहला टॉपिक निकल के आता है बेटा कि अम्ल किसे कहते हैं। क्या अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, ये जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। ये अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे? लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। अगर अपन इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपके पास इसके 4 एग्जाम्पल है। जैसे आपके पास एक तो हो गया HCl, एक हो गया H2SO4, एक हो गया HNO3, एक हो गया CH3COOH। HCl को अपन बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 को बोलते हैं अपन सल्फ्रिक अम्ल, HNO3 को बोलते हैं अपन नाइट्रिक अम्ल और CH3COOH को बोलते हैं अपन एसिटिक अम्ल। जो आपके पास CH3COOH है, ये आपके पास दुर्बल अम्ल भी है। कौन सा अम्ल है? दुर्बल अम्ल। ठीक है, इसके बाद अपने पास अगली डेफिनेशन आती है क्षार किसे कहते हैं। क्षार हमेशा ध्यान रखना, यह प्राय हमेशा स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे होंगे। कैसे होंगे बेटा? कड़वे। और क्षार जलीय विलयन में हमेशा कौन से आयन देंगे? OH माइनस आयन देंगे। कौन से आयन देंगे? OH माइनस आयन देंगे। तीसरा अपन देंगे तो क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे? नीला कर देंगे। हमेशा ध्यान रखना, क्षार की कोई आपसे क्षार के बारे में आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? ये प्राय हमेशा स्वाद में कड़वे होते हैं, ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, ये क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। इसके बाद अगर अपन इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपके पास क्षार के एग्जाम्पल होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन NaOH से दर्शाते हैं। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन KOH से दर्शाते हैं। तीसरा आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको CaOH2 से दर्शाते हैं। और एक उदाहरण और आता है आपके पास, जिसको बोलते हैं MgOH2। ठीक है, ये आपके पास चौथा उदाहरण होता है। अगर अपन इसके आगे चलें तो अपन आप अपने आसपास देखते हैं कि जो आपके पास कुछ प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, जिनमें आपके पास कौन कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करें। तो आपके पास नींबू और संतरा होता है, उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में आपके पास एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आपकी जो बोर्ड की एग्जाम होगी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन है वो पढ़ सकता है, या 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगर आगे चले अपन तो अगला टॉपिक अपने पास निकल के आता है सूचक। सूचक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, सूचक कहलाती है। यानी कि सूचक वो पदार्थ होते हैं, जैसे मान लो अगर अपने पास कोई ऐसा पदार्थ है जिसको अपन अम्ल या क्षार के संपर्क में ले जाए, या तो उसकी गंध बदल जाए या उसके रंग में परिवर्तन हो जाए, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? अपने पास सूचक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सूचक। कौन से पदार्थ कहलाएंगे? सूचक। सूचक पदार्थ आपके पास 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है आपके पास प्राकृतिक सूचक। कौन सा सूचक? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में अगर देखें अपन तो वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जिससे इसका उदाहरणों से होगा आपके पास लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, पेटूनिया हो गया और जेरानियम हो गया। ये आपके पास प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं। दूसरा, अगर अपन देखें कि अपने को लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो इसमें अगर अपने पास जो डेफिनेशन दे रखी है उसमें दे रखी है कि जो आपके पास लिटमस होता है, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी रंग का, जो थेलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। अभी ये आपके पास किससे प्राप्त होगा? जो आपके पास थेलोफाइटा समूह होता है उसमें एक पौधे की जाति आती है लीचेन, उससे ये प्राप्त किया जाता है आपका क्या? लिटमस पत्र। इसके आगे अपन अगर चले तो अपने पास जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है संश्लेषित सूचक। कौन से? संश्लेषित सूचक। वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं। रासायनिक रूप इसका मतलब जैसे मान लो लेबोरेटरी में, मान लो कहीं पे भी मान लो जहाँ पर इन सूचकों का निर्माण होता है, कौन से सूचक कहलाते हैं? आपके संश्लेषित सूचक। अगर अपन इसके एग्जांपल्स की बात करें संश्लेषित सूचक की, तो आपके पास एक तो हो गया मेथिल ऑरेंज और एक हो गया फिनोल्फ्थेलिन। यह किसके उदाहरण हो गए? संश्लेषित सूचक के। तीसरा अपने पास आता है गंधीय सूचक। कौन सा? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में आप अगर परिभाषा देखो इसकी तो ऐसे पदार्थ जिनकी गंध या अम्ल क्षार के माध्यम में क्या होती है? बदल जाती है। जैसे मान लो उन पदार्थों का अगर उन पदार्थों को अगर अपन क्षार के संपर्क में लाते हैं तो क्या होगा? या तो उनकी जो गंध होती है वो बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? गंध, या तो उनकी गंध बदल जाएगी, या उनको अपन अम्ल के संपर्क में लाते हैं
तो उनमें या तो कुछ बदलाव देखने को अपने को मिलेगा। तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, गंधीय सूचक। इसका अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक तो एग्जाम्पल प्याज हो गया, एक वेनिला हो गया, ये आपके पास गंधीय सूचक के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद में अगर अपने पास अगला टॉपिक निकल के आता है वो होता है अम्लों के गुणधर्म। क्या, अम्लों के गुणधर्म। अम्लों के गुणधर्म में अपने पास पहला है कि अम्ल हमेशा कैसे होंगे स्वाद में बेटा, खट्टे। ये सबको याद हो गया होगा, अम्ल हमेशा स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे। ये जल में घुलकर कैसे आयन देंगे, H+ आयन। कौन से आयन देंगे, जल में घुलकर H+ आयन। तीसरा टॉपिक आता है अपने पास, ये नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। चौथा, इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। याद रखना, जो आपके पास अम्ल होंगे वो जैसे ही जलीय विलयन में आएंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएंगे, और आयनों में जो चीज़ आयनों में अपनों में टूटती है उसमें ये ध्यान रखना कि वो विद्युत की सुचालक होती है और उसमें आराम से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। दूसरा टॉपिक आता है अपने पास क्षारकों के गुणधर्म। क्षारकों के अपन गुणधर्म देखें तो इसमें देखो, इस स्वाद में कैसे होंगे बेटा, कड़वे होते हैं। ये स्वाद में हमेशा क्षार कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ये जल में घुलकर कौन से आयन देते हैं, OH-। कौन से आयन देंगे जल में घुलकर, ये OH-। तीसरा, ये लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला। ये लाल को क्या कर देंगे, लीला। और वहां पे अमल क्या कर रहा था, नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा था। और इनका स्पर्श कैसा होगा, साबुन के जैसा प्रतीत होता है। जैसे अपन क्षार को हाथ लगाएंगे तो अपने को ऐसा लगेगा कि अपन ने हाथ में साबुन ले रखा हो। इसके बाद में अपने पास अगला टॉपिक आता है कि जो भी अपन ने पढ़ा, ये तो अम्ल और क्षार की बेसिक जानकारी थी कि अपन अम्ल को पहचाने कैसे, अम्ल की पहचान कैसे कर सकते हैं, क्षारों की पहचान कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से अम्ल होते हैं, कौन कौन से क्षार होते हैं। अम्ल के बारे में अपन ने पढ़ा, जैसे HCl, HNO3, ये आपके पास अम्ल हो गए। NaOH हो गया आपके पास, CaOH2 हो गया, ठीक है, और MgOH2 हो गया, ये आपके पास क्या हो गए, क्षार हो गए। इन सब चीज़ों के बारे में अपने पास नॉर्मल बेसिक सी जानकारी थी। अब अगर इनकी अपन रियल लाइफ में अगर अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे मान लो अम्ल के अपन ने धातु के साथ अभिक्रिया करवा दी, क्षार के अपन ने धातु के साथ अभिक्रिया करवा दी, तो इन सब चीज़ों में अपने पास क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, अपने पास क्या क्या नई नई चीज़ें बनती हैं, ये रिएक्शन कैसे क्या होती हैं, कौन कौन से इसमें उत्पाद बनते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है अपने पास कि जब अपन अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, धातुओं से, तो अपने पास क्या प्राप्त होगा। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखें तो देखो, जब अम्ल की धातु के साथ जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। वहीं अगर अपन क्षार की अभिक्रिया भी धातु से करवाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी अपने पास, हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। तो इसकी परिभाषा देखें तो जब अम्लों की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है बेटा, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा भी रखा है, जैसे आपके पास ये क्या हो गई, धातु, इसकी अभिक्रिया अपन ने किससे करवाई, तनु अम्ल से। क्या बन जाएगा आपके पास, सबसे पहले तो धातु लवण जो भी आपके पास उत्पाद के रूप में बनेगा वो बनेगा, साथ ही इसके साथ क्या निकलेगी बाहर बेटा, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। जैसे अपन एक एग्जांपल देखें तो आपके पास जिंक है, जिंक की अभिक्रिया जब आप हाइड्रोजन सल्फेट से करवाते हो तो ये क्या होता है बेटा, जो जिंक होता है ना, जो जिंक होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन की जगह ले लेता है, और इसमें आपके पास क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। दूसरा अगर अपन एग्जांपल देखें तो Fe+2HCl, ये क्या आपके पास आयरन है, ये क्या है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसकी अभिक्रिया आप जब फेरस की अभिक्रिया या आयरन की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक तो फेरस क्लोराइड यानी कि आयरन क्लोराइड, प्लस में हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। दूसरी आती है अपने पास क्षारों की धातु के साथ अभिक्रिया। जब अपन क्षारों की अभिक्रिया धातु के साथ करवाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन। जब क्षारों की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, और वही सेम चीज़ अपन जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवा रहे थे तो कौन सी गैस बाहर निकल रही थी बेटा, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बाहर निकल रही थी, हाइड्रोजन गैस। अगर अपन इसके एग्जाम्पल के बारे में देखें तो आपके पास क्षार हो गया या आपके पास क्या हो गई, धातु। आपके पास बनेगा क्या इसमें, धातु ऑक्साइड। क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। और साथ ही बार बाहर क्या निकलेगी बेटा, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। जैसे मान लो मैंने जिंक की अभिक्रिया किससे करवाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे करवाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या बन जाएगा आपके पास, सोडियम जिंकेट। क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट। और बाहर क्या निकलेगी आपके पास, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में जब एल्यूमिनियम की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल के साथ करवाई जाती है तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। और बाहर क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। बाहर क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अब ये अभिक्रिया कैसे हो रही है, क्या हो रही है, इसके लिए आपको मेरे पिछले वाले वीडियो सारे देखने पड़ेंगे, उसके बाद भी ही आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कैसे की जाती है ये भी आपको मेरे पिछले जो भी वीडियो हैं उनको देखो, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है बेटा, अगर अपन इससे आगे चले और अगले टॉपिक की बात करें
तो अपने पास अगला टॉपिक निकल के आता है धातु कार्बोनेटों की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब इससे पहले अपन ने अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवा दी, फिर धातु के साथ क्षार के भी अभिक्रिया करवा दी। अब अपने पास है धातु कार्बोनेट। क्या होते हैं? धातु कार्बोनेट वे होते हैं, जैसे कि मान लो आपके पास हो गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, Na2CO3 आपके पास क्या हो गया? ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। तो आपके पास जो Na जो सोडियम है वो तो क्या हो गया? धातु, और जो CO3 है जो क्या हो गई? कार्बोनेट। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया अपन अम्ल से करवाते हो। अपने पास देखो क्या बनता है। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देखो, सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण CO2 व H2O बनाती हैं। यानी कि आप जब जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो इसमें क्या बनेगा? आपके पास एक तो लवण बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और एक H2O बनेगा। ठीक है, H2O का मतलब बेटा होता है जल। क्या बनेगा? जल। तो इसमें आप एक चीज़ देखो, जब आप धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से करवाते हो आपके पास क्या बनेगा? एक तो लवण बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एक H2O गैस बनेगी, H2O पानी बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखो आपके पास ये क्या है? आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी अभिक्रिया आपने किससे करवाई? HCl से। कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से करवा दी। तो आपने देखो एक तो क्या बनेगा इसमें? क्या बन सकता है? ये दिमाग लगाओ आप। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एक तो बाहर निकल गई है, एक जल बाहर निकलेगा, तो आपके पास बच गया क्या इसमें? एक तो Ca और एक Cl। तो CaCl तो बन नहीं सकता क्योंकि क्लोरीन आपके पास गैस है तो मॉलिक्यूल के साथ आएगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा? CaCl2। दूसरी आपके पास Na2CO3, जब ये HCl से विक्रिया करता है क्या बनेगा? आपके पास 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2 क्या हो जाएगी? ये दोनों आपके पास ये पानी और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और पानी भी बन जाएगा। ठीक है, अब अगर अपन